फ्रेंड्स, आज हम इस लेक्चर में देखेंगे फंडामेंटल राइट्स। आगे बढ़ने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको हर नया आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं। आर्टिकल 12 to 35 ऑफ पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेनली डील विथ फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट क्यों एसेंशियल है? फंडामेंटल इसलिए एसेंशियल है क्योंकि ये इंडिविजुअल का पर्सनैलिटी डेवलप करने में मदद करती है। नाउ नेक्स्ट, ओरिजिनली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट था, लेकिन अभी एक फंडामेंटल राइट को डिलीट कर दिया गया है बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, दैट इज राइट टू प्रॉपर्टी। नाउ देख लेते कौन कौन सा 7 फंडामेंटल राइट था ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में। राइट टू इक्वालिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज। अब नेक्स्ट, राइट टू प्रॉपर्टी। राइट टू प्रॉपर्टी वॉज डिलीटेड फ्रॉम आर्टिकल Constitution of India by 44 Constitutional Amendment Act 1978 and made it as a legal right. Article 300 of Indian Constitution under Part 12, यहाँ पर आर्टिकल 44 को डिलीट कर दिया गया, उसे लीगल राइट बना दिया गया अंडर पार्ट 12 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी में 5 राइट्स हैं अंडर आर्टिकल 14 to 18। तो चलिए पहले देखते हैं आर्टिकल 14 में कौन सा राइट दिया गया है। आर्टिकल 14 बताता है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसका ये मतलब है कि हर एक बंदा, हर एक सिटीजन लॉ के सामने इक्वल है, कोई भी लॉ का ऊपर नहीं हो सकता, चाहे वो रिच हो पुअर हो, सबका इक्वल स्टेटस है लॉ का सामने। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल है। एक्सेप्शन यहाँ बोलने का ये सेंस है कि अगर प्रेसिडेंट या गवर्नर अपना ऑफिशियल टर्म में, अपना ऑफिशियल टेन्यूर में कोई भी पावर एंड ड्यूटी एक्सरसाइज करता है तो कोई भी कोर्ट का सामने आंसरेबल नहीं है। और नेक्स्ट क्या है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन प्रेसिडेंट और गवर्नर अपना ऑफिशियल टेन्यूर में रहते हैं तो कोई भी क्रिमिनल प्रोसीडिंग उसका खिलाफ इंस्टीट्यूट नहीं कर सकते, उनका खिलाफ दर्ज नहीं कर सकते। अगर प्रेसिडेंट और गवर्नर अपना ऑफिशियल टेन्यूर में है तो उनको अरेस्ट भी नहीं कर सकते और जेल भी नहीं डाल सकते। कोई सिविल प्रोसीडिंग भी उनका खिलाफ नहीं इंस्टीट्यूट कर सकते, उनका खिलाफ कोई भी सिविल केस दर्ज नहीं कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 15, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड। यहाँ पर बताता है कि हम लोग किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि वो कोई पर्टिकुलर रेस से बिलोंग करता, पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करता, पर्टिकुलर सेक्स, पर्टिकुलर रिलीजियस से। सबको इक्वालिटी है ये देश में, किसी के खिलाफ हम लोग डिस्क्रिमिनेशन यूज़ नहीं कर सकते कोई भी पर्टिकुलर रीज़न का वजह से। लेकिन यहाँ में 3 एक्सेप्शन बताया गया। 3 एक्सेप्शन कौन कौन है, वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट एक्सेप्शन ये बताता है कि कोई भी अगर वुमेन और चिल्ड्रन के स्पेशल प्रोविज़न देता है बाई गवर्नमेंट द्वारा तो इसको हम लोग ये नहीं बोल सकते कि जेंडर बायस है या तो वुमेन का खिलाफ कोई भी डिस्टिंग्विश होता है। नहीं, एक्चुअली ये वुमेन और चिल्ड्रन का अपलिफ्टमेंट के लिए एसेंशियल है। सिमिलरली अगर सोशल और इकोनॉमिकल, एजुकेशनली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास के लिए कोई स्कीम ला रही है गवर्नमेंट उनका अपलिफ्टमेंट के लिए, इसका मतलब ये है कि उनको अपलिफ्ट करना चाहती है गवर्नमेंट। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी जनरल पॉपुलेशन के खिलाफ डिस्क्रिमिनेट कर रही है। इन द सेम में अगर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब का अपलिफ्टमेंट के लिए अगर उनको स्पेशल प्रोविज़न मिलता है, इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं कि डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, एक्चुअली उनका अपलिफ्टमेंट के लिए एसेंशियल है। हमें नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 16 इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट। इसका ये मतलब है कि हर एक इंसान का, हर एक बंदा पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वली एप्लीकेबल है। कोई यहाँ पर किसी को भी हम लोग ये नहीं बोल सकते कि वो पर्टिकुलर कास्ट से बिलोंग करते या तो पर्टिकुलर रिलीजियस से बिलोंग करता है तो वो जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। नहीं, सब इक्वली एप्लीकेबल है। बट यहाँ पर ये बताया गया है कि स्टेट यानी गवर्नमेंट अपना हिसाब से कोई भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब कर सकती है। एग्जाम्पल के तौर से अगर मान लीजिए कि इंजीनियरिंग पोस्ट निकला और वहाँ पर नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट जाके बोले कि हमें भी इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल होना चाहिए, हमें भी भरने देना चाहिए, नहीं तो हमारे खिलाफ डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल नहीं है, ऐसा बिल्कुल सही नहीं है। यहाँ पर स्टेट क्वालिफिकेशन प्रोवाइड कर सकती है कि पर्टिकुलर क्वालिफिकेशन का हर कोई आके इस पर्टिकुलर जॉब के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर बताती है कि जॉब अपॉर्चुनिटी में अगर रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट बैकवर्ड क्लास के लिए, SC ST के लिए, तो ये डिस्क्रिमिनेशन का अंडर नहीं आती। एक्चुअली उनका अपलिफ्टमेंट के लिए उनको कुछ % रिजर्वेशन
रिजर्वेशन प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट इसी के अंडर मंडेलिन कमीशन आता है। मंडेलिन कमीशन क्या है? फर्स्ट टाइम मंडेलिन कमीशन को मोरारजी देसाई गवर्नमेंट 1979 को अपॉइंट किया था। इस कमीशन का मेन पर्पस ये था कि इनको स्टडी करना था कि जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास है उनका स्टेटस क्या है कंट्री में। लेकिन जब कमीशन ने अपना रिपोर्ट सबमिट किया, इसने बताया कि ये जो ओबीसी जो कैटेगरी के लोग हैं उनको 27% जॉब रिजर्वेशन देना चाहिए, क्योंकि इनके स्टेटस बहुत ही बुरा है। और तब से आज तक ओबीसी को एक 27% रिजर्वेशन मिल रही है। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 बताती है कि अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी यानी कोई भी तरह का छुआछूत का जो भी हम पहले जो होता था समाज में छुआछूत, वैसा नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक बात है कि अनटचेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी डिफाइन नहीं किया। इसका ये मतलब है कि अनटचेबल एक ब्रॉड सेंस में है, तो गवर्नमेंट कोर्ट कभी भी इसका डेफिनेशन को ब्रॉड कर सकती है अनटचेबिलिटी का। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 18 बताती है कि अबॉलिशन ऑफ टाइटल का ये मतलब है कि ऐसा कोई भी टाइटल जैसा राजा महाराजा ऐसा टाइटल अडॉप्ट करने का परमिशन नहीं है, ये प्रोहिबिट है। लेकिन स्टेट ये बताते हैं कि गवर्नमेंट ये टाइटल को एक्सेप्ट करती है, जैसे कि मिलिट्री डिस्टिंक्शन और एकेडमिक डिस्टिंक्शन। मिलिट्री डिस्टिंक्शन जैसे कि जनरल, कर्नल, ये सब मिलिट्री डिस्टिंक्शन है, इसके लिए कोई मनाही नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्टेबल है। और एकेडमिक डिस्टिंक्शन यानी डॉक्टर, पीएचडी, ये सब एप्लीकेबल है। लेकिन यहाँ पर और एक चीज़ बताता है कि कोई भी सिटीज़न फॉरेनर द्वारा दिया हुआ टाइटल को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। अगर कोई फॉरेनर इंडिया में कोई भी गवर्नमेंट ऑफिस या तो कोई भी पर्टिकुलर ऑफिस को हेल्ड करती है, तो उनको ये राइट्स नहीं कि कोई भी फॉरेन द्वारा दिया हुआ टाइटल को एक्सेप्ट करें। और नाउ नेक्स्ट, लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि भारत रत्न और पद्म विभूषण जो है इसको एज ए टाइटल का अंडर इंक्लूड नहीं करते, तो इसको ये एक्सेप्टेबल है। कोई भी अपना सामने ये यूज़ करता है कि मैं भारत रत्न हूँ, तो एक्सेप्टेबल है। नो नेक्स्ट, राइट टू फ्रीडम यहाँ में 6 फंडामेंटल राइट बताया गया है। ओरिजिनल यहाँ पर भी 7 फंडामेंटल राइट था, लेकिन एक को डिलीट कर दिया गया, राइट टू प्रॉपर्टी बाय 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। ना देखते हैं राइट यहाँ में 6 कौन सा राइट है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये बताता है कि हर किसी को अपना अभिव्यक्ति की परमिशन है, कोई भी अपना बात को सामने रख सकता, अपना एक्सप्रेशन सामने वालों को बता सकता है। राइट टू असेंबल पीसफुली, इसका ये मतलब है कि कोई भी ग्रुप पीसफुली असेंबल हो सकता बट विदाउट आर्म, उसके पास कोई हथियार नहीं होना चाहिए। राइट टू फॉर्म एसोसिएशन और यूनियन, यानी कि कोई भी ग्रुप अपना एक यूनियन फॉर्म कर सकती है, जैसे कि लेबर यूनियन, ऑटो यूनियन, कोऑपरेटिव सोसाइटी। राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसका ये मतलब है कि हर कोई इंडिया का टेरिटरी का हर कोना में जा सकता। राइट टू रिसाइड, यानी कि इंडिया का हर एक कोना में जाके, कोई भी कोना में जाके रह सकता, उसको इस बात का परमिशन है। राइट टू प्रैक्टिस एनी प्रोफेशन, हर एक सिटीजन ऑफ इंडिया कोई भी प्रोफेशन को अपना मर्जी से प्रैक्टिस कर सकते, उसके ऊपर कोई रोक टोक मनाही नहीं कि तुम पर्टिकुलर प्रोफेशन को प्रैक्टिस नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बताते हैं कि ओरिजिनली आर्टिकल 19 में 7 राइट्स होता था, लेकिन एट प्रेजेंट 6 कंटेन करता है। जो राइट टू प्रॉपर्टी को 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट का तहत डिलीट कर दिया गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट 20 आर्टिकल 20 ये बताती है कि प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन ऑफ फॉर ऑफेंस। यहाँ पर बताती है कि अगर कोई भी बंदा को, कोई भी सिटीज़न को अगर अरेस्ट कर लिया जाता है और उसको ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि तुमने एक क्राइम किया, तो वो पर्सन को ये राइट है कि अपने लिए एक लॉयर हायर करे और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करे कि नहीं मैंने ये क्राइम नहीं किया, अपने आप को बचा सके, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, इसका ये मतलब है। ठीक है, और यहाँ पर बताएं, यहाँ पर 3 प्रोविज़न कंटेन करता है। ये बताता है कि नो एक्स पोस्ट फैक्टो लॉ, ये बोलने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट करता है, डिटेन करता है, उस वक्त में जिस वक्त वो लॉ इन्फोर्स है, ये नहीं कि पुराना कोई लॉ है उसका बेसिस में अभी अरेस्ट करा, ऐसा नहीं है। अभी जो लॉ है और अभी एट प्रेजेंट का लॉ को वायलेट किया है, तो वो वायलेशन का बेस में उसको अरेस्ट कर सकता, डिटेन कर सकता। और सेकंड ये बताता है कि अगर कोई पेनाल्टी, अगर कोई गिल्टी कंसिडर होता है कि कोई इंसान ने हाँ क्राइम किया, गिल्टी कंसिडर हो गया, तो उसके ऊपर जो पेनाल्टी रखेगा, अगर मान लीजिए उसके ऊपर 15,000 पेनाल्टी दिया है, तो
उससे 15,000 से 1 रुपये भी ज़्यादा नहीं ले सकते। मतलब जितना उसके ऊपर पेनाल्टी दिया है उतना ही उससे लेना, उससे ज़्यादा नहीं ले सकते। नेक्स्ट बताए नो डबल ज्योपर्डी, या इसका ये मतलब है कि कोई भी पर्टिकुलर इंसान कोई भी पर्टिकुलर क्राइम करता है तो उसको वो क्राइम के लिए एक ही बार पनिश करना चाहिए, 2 बार नहीं करना चाहिए। नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यहाँ पर ये वर्ड वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका ये मतलब है कि कभी कभी होता पुलिस कोई भी इंसान को उठा के लेके जाती है और उसको बहुत पनिश करती है, और उसके ऊपर फोर्स डालती है कि हाँ तुम एक्सेप्ट करो तुमने एक क्राइम किया है, तो डर का मारे एक्सेप्ट भी कर लेता, हाँ मैंने किया है। वो सोचता मरने से अच्छा है कि एक्सेप्ट कर लूँ, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है जब तक कि वो पर्सन कोर्ट में जज के सामने ये कबूल ना करे कि हाँ मैंने ही वो क्राइम किया, तब तक वो खुद का खिलाफ कोई भी गवाही दे वो उसको परमिसिबल नहीं माना जाएगा। उसको बोलते हैं नो सेल्फ इंक्रिमिनेशन, यानी कोर्ट का सामने दिया हुआ गवाही ही सब साबित होगा, पुलिस का सामने दिया हुआ गवाही का कोई मायने नहीं है। नेक्स्ट आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये बताते हैं कि हर एक बंदा को ये राइट है कि अपना लाइफ को प्रोटेक्ट करे, और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सुप्रीम कोर्ट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ दैट इज राइट टू लाइफ का अंडर बहुत सारा राइट को इंक्लूड करती है, जैसा राइट टू लिव, ह्यूमन डिग्निटी, राइट टू डिसेंट इन्वायरमेंट, बहुत सारे राइट को इसमें इंक्लूड किया गया, प्राइवेसी, शेल्टर, हेल्थ, बहुत सारे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है कितना सारा राइट्स इंक्लूड करें, बस एक नॉलेज पर्पस के लिए होने से बस है। नेक्स्ट राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन आर्टिकल 21 का तहत इसको इंक्लूड किया बाय 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002। यहाँ पर ये बताया गया है कि गवर्नमेंट के लिए ये बॉन्ड है, गवर्नमेंट को हर एक स्टूडेंट जो 6 to 14 ईयर के अंडर है उसको एलिमेंट्री एजुकेशन प्रोवाइड करे, मतलब प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करना गवर्नमेंट का ये नेसेसरी ड्यूटी है, ठीक है, अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट आर्टिकल 22 यानी प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। यहाँ पर बताया गया है कि कोई भी पर्सन को अपने लिए प्रोटेक्ट कर सकता है अरेस्ट एंड डिटेंशन से। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कोई पर्सन को अरेस्ट करता है तो उसको ये ग्राउंड बताना बहुत ज़रूरी है कि उसको कौन सा ग्राउंड में अरेस्ट किया जाता है, कौन सा क्राइम में अरेस्ट किया जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि पुलिस आई और किसी को अरेस्ट कर लेकर चले गई, नहीं, उसको ये ग्राउंड मालूम होना चाहिए, उसको ये पूरा अधिकार है, ठीक है। ये एवरी पर्सन हु इज अरेस्टेड एंड डिटेन इन कस्टडी इज टू बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन ए पीरियड ऑफ 24 आवर। ये बताते हैं कि जिसको भी अरेस्ट किया गया, पुलिस कस्टडी में रखा गया उसका वो पुलिस का ये उसका जिम्मेदारी है कि वो पर्सन को 24 आवर के अंदर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट में प्रोड्यूस करना और ये चीज़ साबित करने की कोशिश करना है कि उसको किस ग्राउंड में अरेस्ट किया गया, ठीक है। नेक्स्ट, लेकिन ये सेफगार्ड्स कोई भी एलियन कंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, ठीक है, एलियन एनिमी कंट्री यानी पाकिस्तान, एग्जाम्पल का तौर से पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, नहीं। और यहाँ पर बताएगी कि प्रिवेंशन डिटेंशन ऑफ ए पर्सन कैन नॉट एक्सीड 3 मंथ। ये बोलने का ये मतलब है कि अगर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करके रखा गया है तो उसको 3 मंथ से ज़्यादा अरेस्ट नहीं रख सकते। 3 मंथ से ज़्यादा अगर उसको रखना है तो सफिशिएंट कॉज दिखाना पड़ेगा कि कौन सा ग्राउंड या तो कौन सा बेसिस में उनको 3 मंथ से ज़्यादा अरेस्ट करके रखा जा रहा है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। यहाँ आर्टिकल 23 प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेवल। यहाँ पर बताता है कि हर तरह का फोर्स लेवल से प्रोहिबिशन है भाई गवर्नमेंट द्वारा। कोई भी तरह का बेगर एक फॉर्म ऑफ लेबर है जहाँ पर लेबर का जो लोग हैं वो लेबर का काम करते हैं लेकिन उनको पेमेंट नहीं दिया जाता। ये पहले बहुत होता था जब बहुत बड़े बड़े लैंडलॉर्ड जो होते थे वो छोटे छोटे ज़मींदार को या तो छोटे छोटे पीजेंट को बहुत सारा लोन देते थे, और लेकिन ओवर ए पीरियड क्या होता था कि ये पीजेंट्स अपना लोन को पे नहीं कर सकते थे, तो लैंडलॉर्ड उनको ऊपर प्रेशर डालते थे कि तुम जितना भी लोन लिया उसको चुकाओ बाय बॉन्डेड लेबर यानी तुम मेरे ज़मीन में काम करो, मेरे खेती में काम करो, लेकिन तुमको हम सैलरी नहीं देगा। और फोर्सफुली बहुत बार ये इलीगली होता था, उनको उससे ज़्यादा ड्यू एक्सट्रैक्ट किया जाता था जितना कि उनको पे नहीं करना होता था, इसलिए ये बेगर प्रोहिबिटेड है।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 24 इट प्रोहिबिट द एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 14। ये बताते हैं कि कोई भी चिल्ड्रन जो 14 ईयर ऑफ एज है उन उससे कम है उस लोगों को कोई भी हजार्डियस इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट नहीं कराना। और ये करा दिया गया है तो एक लॉ है, ये लॉ का थ्रू प्रोहिबिटेड है तो एक क्राइम हो जाएगा। लेकिन अगर कोई चिल्ड्रन को अच्छा जगह कोई भी नॉन हजार्डियस जगह में एम्प्लॉयमेंट कराने से मना ही नहीं है, यानी कि कोई भी इनोसेंट वर्क यानी कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर कोई भी चिल्ड्रन काम करती है तो उसके लिए मना ही नहीं है, ओके है। इस राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन एंड राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन अगेंस्ट चिल्ड्रन का तहत हमें चाइल्ड लेबर एक्ट पास किया गया। नाउ नेक्स्ट देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस ये बताती है कि हर एक पर्सन को अपना राइट्स है कि अपना हिसाब से कोई भी रिलीजियस को प्रैक्टिस करे, फॉलो करे। उसको कोई भी फोर्स नहीं कर सकते कि वो पर्टिकुलर रिलीजियस को प्रैक्टिस करे, वो उनका मर्जी है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 26। आर्टिकल 26 ये बताती है कि फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर एवरी रिलीजियस डोमिनेशन। यहाँ में बताती है कि कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस ग्रुप अपना रिलीजन को मैनेज कर सकती है, लेकिन इसमें किसी को फोर्स नहीं कर सकते। कोई दूसरा रिलीजन या तो दूसरा किसी या तो अपने रिलीजन का किसी को भी फोर्स नहीं कर सकते कि तुम अपना रिलीजन को प्रमोट करने के लिए पे करो या तो कुछ डोनेट करो। राइट टू एस्टैब्लिश एंड मेंटेन इंस्टीट्यूशन फॉर रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पस। यहाँ पर बताती है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप कोई भी इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश कर सकती है और मेंटेन कर सकती है फॉर चैरिटेबल पर्पस, फॉर रिलीजियस पर्पस। राइट टू मैनेज इट्स ओन अफेयर एंड मैटर ऑफ रिलीजियस। अपना रिलीजियस मैटर ओन अफेयर को भी वो मेंटेन कर सकती है। राइट टू एक्वायर एंड ओन मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब जो मूवेबल प्रॉपर्टी जो यहाँ से वहाँ मूव होती है और इमूवेबल यानी जो मूव नहीं होती, वो सारे प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकती है। राइट टू एडमिनिस्टर सच प्रॉपर्टी इन अकॉर्डेंस विद द लॉ। यहाँ में बताता है कि उनको हर चीज़ का राइट है, लेकिन इन अकॉर्डेंस विद लॉ होना चाहिए, लॉ का खिलाफ नहीं होना चाहिए, लॉ का साथ ही होना चाहिए। नाउ नेक्स्ट ये बताती है फ्रीडम फ्रॉम टैक्सेशन फॉर प्रमोटिंग एंड ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन। ये हमें बताते हैं कि कोई भी पर्सन को इस बात के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए कि वो कोई भी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करना है तो तुम टैक्स पे करो। तो यहाँ पर फ्रीडम है कोई भी पर्टिकुलर इंडिविजुअल, क्योंकि वो पे करे या ना पे करे पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने के लिए। देखिए इट ले डाउन दैट द नो पर्सन शैल बी कंपल टू पे टैक्स। कोई किसी भी पर्सन को कंपल नहीं करना कि वो टैक्स पे करे फॉर द प्रमोशन और मेंटेनेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, कोई भी रिलीजियस को प्रमोट करने मेंटेन करने के लिए, और रिलीजियस डोमिनेशन। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 28 फ्रीडम फ्रॉम अटेंडिंग एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन। यहाँ में बताया गया कि हर एक इंडिविजुअल को ये राइट है कि वो पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन का अटेंड करे या नहीं करे, ठीक है, किसी को फोर्स नहीं कर सकते। और दूसरी चीज़ ये बताया गया कि अगर कोई भी इंस्टीट्यूशन है जो गवर्नमेंट फंड से मेंटेन होती है, जैसे गवर्नमेंट स्कूल, उसमें कोई भी पर्टिकुलर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं देना चाहिए। अगर कोई भी ऐसा रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना चाहते हैं तो वो अपना रिलीजियस डोमिनेशन इंस्टीट्यूशन बनाए, वहाँ पर दे सकते हैं ना। देखिए नो रिलीजियस इंस्ट्रक्शन शैल बी प्रोवाइडेड इन एनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होलली मेंटेन आउट ऑफ स्टेट फंड, यानी कि स्टेट फंड से जो भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहाँ पर कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं प्रोवाइड करना चाहिए। हाउएवर दिस प्रोविजन शैल नॉट अप्लाई टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन एडमिनिस्टर्ड बाय द स्टेट बट एस्टैब्लिश अंडर एनी इंडोमेंट और ट्रस्ट। कोई भी इंडोमेंट या तो ट्रस्ट जो रिलीजियस ट्रस्ट अगर ऐसा इंस्टीट्यूशन बनाती है और वहाँ पर रिलीजियस इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड करती है तो इसके लिए कोई मनाही नहीं है, एक्सेप्टेबल है। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। कल्चरल एंड एजुकेशन राइट अंडर आर्टिकल 29 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये बताती है कि कोई भी रिलीजियस ग्रुप या तो कोई भी लिंग्विस्टिक ग्रुप अपना कोई भी ओन लैंग्वेज स्क्रिप्ट कल्चर को प्रिस्क्राइब कर सकती है। ये माइनॉरिटी एंड मेजॉरिटी दोनों के लिए एप्लीकेबल है। दोनों ग्रुप अपना कोई भी लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर को प्रिजर्व करके सकती हैं। और फर्दर नो सिटीजन शैल बी डिटेन एडमिशन इनटू एन एजुकेशन इंस्टीट्यूट मेंटेन बाय द स्टेट और रिसीविंग एड आउट ऑफ द स्टेट। यहाँ पर बताती है कि कोई भी पर्सन को एजुकेशन इंस्टीट्यूशन जो मेंटेन करती है स्टेट फंड द्वारा मेंटेन किया जा रहा है वहाँ में एडमिशन के लिए डिनाई नहीं कर सकते।
नाउ नेक्स्ट आर्टिकल 30 ये बताती है कि राइट ऑफ द माइनॉरिटीज़ टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन। ये बता रही है कि माइनॉरिटीज़, जो भी माइनॉरिटीज़ है, इनका पास ये राइट है कि वो कोई भी अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन बना सकती और उसको एडमिनिस्टर कर सकती। ऑल माइनॉरिटीज शैल हैव द राइट टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। अपना हिसाब से एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश भी कर सकते हैं और एडमिनिस्टर भी कर सकते हैं। इन ग्रांटिंग एड द स्टेट शॉल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेन एनी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन मैनेज बाय द माइनॉरिटी। यहाँ पर ये बोलने का, मान लीजिए अगर 2-3 माइनॉरिटीज़ ग्रुप अपना अपना एजुकेशन इंस्टीट्यूशन इस्टेब्लिश करिए और स्टेट जो गवर्नमेंट है उनको कोई फंड प्रोवाइड करती है, तो स्टेट गवर्नमेंट डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए कि ये पर्टिकुलर रिलीजन को ज़्यादा फंड दे दे, इनको कम दे, नहीं, इक्वली सबको प्रोवाइड करना। नाउ नेक्स्ट, ठीक है, और ना नेक्स्ट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। वेरी इंपॉर्टेंट, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज अकॉर्डिंग टू द डॉक्टर वी आर अम्बेडकर। आर्टिकल 32 इज ए हार्ट एंड सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। समटाइम क्वेश्चन आता है कि हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा आर्टिकल को बोलते हैं, दैट इज आर्टिकल 32। एंड और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया कि आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड आर्टिकल 226 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ ए बेसिक फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। का मतलब ये है कि एक ऐसा फीचर है जिसको अल्टर नहीं कर सकते बाय कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, यानी कि गवर्नमेंट इसको ओवर ए पीरियड कभी अल्टर नहीं कर सकती। ये बेस है कॉन्स्टिट्यूशन का। नाउ नेक्स्ट, इसमें राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज 5 तरह का है। पहला देखते हैं हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस का मतलब है कि टू हैव द बॉडी। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट किसी को ऑर्डर करती है कि तुम वो पर्सन को प्रोड्यूस करो। एग्जाम्पल का तौर से मान लीजिए अगर एक पुलिस एक क्रिमिनल को डिटेन करके रखी, तो सुप्रीम कोर्ट के पास ये राइट है कि वो पुलिस को डायरेक्शन दे कि तुम जो भी पर्सन को डिटेन करके रखे हो उसको मेरे सामने प्रोड्यूस करो। देन सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, पूरा केस को स्टडी करेगी। अगर सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि हाँ वो पर्सन गिल्टी है तो उसको डिटेन करेगी, उसको पनिश करेगी, अगर नहीं है तो उसको सेट फ्री करेगी। तो ठीक है, हैबियस कॉर्पस। नाउ नेक्स्ट, मंडमस यानी टू कमांड। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट को कभी ऐसा लगता है कि लोअर अथॉरिटी, लोअर कोर्ट या तो पब्लिक ऑफिस अपना ड्यूटीज़ को प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर रहे, तो सुप्रीम कोर्ट उनको धमकी दे सकती, कमांड दे सकती कि तुम अपना ड्यूटीज़ को प्रॉपरली फंक्शन करो, एग्जीक्यूट करो। नाउ नेक्स्ट, क्यू वारंटो यानी बाय व्हाट अथॉरिटी, मतलब कौन सा अथॉरिटी से। इसका ये मतलब है कि अगर कोई पर्सन ये क्लेम करती है कि कोई पब्लिक ऑफिस को देख के ये क्लेम करती है कि मेरा ऑफिस है, तो सुप्रीम कोर्ट पूछ सकती है तुम कौन सा अथॉरिटी से ये ऑफिस को अपना ऑफिस बताता है। तो बाय व्हाट अथॉरिटी और वारंट इट इज इशू टू इंक्वायर इनटू द लीगैलिटी ऑफ क्लेम ऑफ ए पर्सन टू ए पब्लिक ऑफिस। मतलब कोई भी पर्सन ये क्लेम करता है कि ये पब्लिक ऑफिस मेरा है, तो इसका लीगैलिटी क्या है, कौन सा लीगल राइट से तुम ये क्लेम करता है, तो ये चीज़ को इंक्वायरी कर सकती है सुप्रीम कोर्ट, इसको बोलते हैं क्यू वारंटो। नाउ नेक्स्ट, प्रोबिशन यानी सुप्रीम कोर्ट ये तब यूज़ करती है जब सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि जो लोअर कोर्ट है उनका पास जितना राइट्स है उससे ज़्यादा उन लोग एक्सीड करते हैं, मतलब उनका पास जुडिडिक्शन जितना है उससे ज़्यादा जुडिडिक्शन करते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट उनको रोक सकती, बस रुक जाओ, तुम्हारे पास इतना ही जुडिडिक्शन पावर है, तुम इससे ज़्यादा मत एक्सीड करो, तब प्रोबिशन इशू करती है सुप्रीम कोर्ट। नाउ नेक्स्ट, सर्टिरेरो यानी कि टू सर्टिफाई इट। यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट इन्फॉर्म करती है, सर्टिफाई करती है लोअर कोर्ट को, लोअर कोर्ट, ट्रिब्यूनल, किसी को भी ये सर्टिफाई करेगी कि तुम्हारे पास जो भी पेंडिंग केस है इधर वो तुम मेरे पास ट्रांसफ़र करो, नहीं तो तुम उसको खुद डिस्पोज करो। तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है, तुम खुद डिस्पोज करो या तो मेरे पास ट्रांसफ़र करो। ठीक है, ये हो गया 5 तरह का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। नाउ नेक्स्ट हम देखेंगे कि लिमिटेशन ऑफ इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। यहाँ में कौन कौन से लिमिटेशन है, यहाँ पर बताया गया कि पार्लियामेंट का पास पूरा पावर है कि वो फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई कर सकती ऑफ आर्म फोर्स, पुलिस फोर्स एंड इंटेलिजेंट ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि इनका ज़रूरी नहीं है कि ये सारे फंडामेंटल राइट को एक्सरसाइज करे, बहुत सारे इनका फंडामेंटल राइट को मॉडिफाई कर सकती पार्लियामेंट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम।
Now next, certain fundamental right guaranteed by the constitution may be remain suspended. यहाँ पर बताते हैं कि बहुत सारा फंडामेंटल राइट सस्पेंडेड रहती है। कब? जब प्रेसिडेंटल रूल या नेशनल इमरजेंसी लागू होती है तब ये फंडामेंटल राइट्स ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाती है, मतलब वो इन्फोर्स में नहीं रहती। तब किसी को भी ये राइट नहीं होता कि अपना हिसाब से फ्रीली कहीं भी मूव करे। ठीक है। नाउ नेक्स्ट, आर्टिकल 34 का अंदर ये बताती है कि अगर कोई भी एरिया में मार्शियल लॉ है तो वह एरिया में फंडामेंटल राइट रिस्ट्रिक्शन हो जाती है, रिस्ट्रिक्टेड होती है, तो हर कोई यहाँ में अपना फंडामेंटल राइट भी एक्सरसाइज नहीं कर सकते। नो नेक्स्ट, आर्टिकल 35 ये बताते हैं कि वाया लेजिस्लेशन कोई भी पार्ट को इफेक्ट दे सकते। नाउ नेक्स्ट, ये इंपॉर्टेंट है कि फंडामेंटल राइट में एक दो कैटेगरी किया गया है फंडामेंटल राइट को। कुछ फंडामेंटल राइट है जो सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न के लिए अवेलेबल है, और कुछ फंडामेंटल राइट है जो बोथ के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल है। तो जो सिटीज़न के लिए अवेलेबल है उतना हम अगर हम देख लेते हैं तो बाकी सब ऑटोमेटिकली दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो समटाइम क्वेश्चन आता है कि आर्टिकल 15 अप टू 16 क्या सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल है कि दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा। आर्टिकल 15 दैट इज़ प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड ऑफ रिलीजियस, रेस, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये सिर्फ और सिर्फ सिटीज़न के लिए अवेलेबल है, फॉरेनर के लिए नहीं है। इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यहाँ ये भी सिर्फ सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल है, क्योंकि फॉरेनर आके इंडिया में हमारे साथ कॉम्पिटिट नहीं कर सकती गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट में। सिमिलरली हम लोग फॉरेनर से डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं कि उन लोग ये जगह यहाँ पर आए हैं, उन लोग दूसरे कंट्री का है, तो हम लोग प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से उनसे डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं। इन द सेम वे यह प्रोटेक्शन ऑफ 6 राइट रिगार्डिंग द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। यहाँ पर कोई फॉरेनर आके हमारा कंट्री में अपना स्पीच नहीं दे सकती, अपना एक्सप्रेशन नहीं शो कर सकती, कोई अपना एक कम्युनिटी नहीं बना सकती, असेंबल एसोसिएशन भी नहीं कर सकती, मूवमेंट भी फ्रीली नहीं कर सकती। हर चीज़ के लिए उनको परमिशन का ज़रूरत है, रेसिडेंट, प्रोफेशन। ठीक है, तो ये सारे राइट्स सिर्फ सिटीज़न को एप्लीकेबल है। प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर, ये सिर्फ सिटीज़न के लिए है। कोई फॉरेनर आकर यहाँ पर ये नहीं बोल सकती नहीं हमारा लैंग्वेज है, हमारा कल्चर, हम इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, नहीं, ये चीज़ सिर्फ इंडिया के लिए एप्लीकेबल है। राइट ऑफ द माइनॉरिटी है टू इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, वो भी सिर्फ इंडियन सिटीज़न के लिए एप्लीकेबल है, फॉरेनर के लिए नहीं है। एक्सक्लूडिंग दिस ऑल द अदर फंडामेंटल राइट्स आर अवेलेबल टू बोथ सिटीजन एंड फॉरेनर, तो जो भी बच्चा है वो दोनों के लिए एप्लीकेबल है। तो ये था फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो तब तक के लिए बने रहे और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।